रहा था, इसीलिए वो बोला, ठीक है सीनियर, हम लोग बाद में इस बारे में बात कर सकते हैं, अभी जो करना है कर लेते हैं, और क्या करना है वह आपको अंदर जाने के बाद खुद मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद रोहित भी शांत हो गया। फिर दोनों अंदर जाने लगे। जब वे लोग गुफा के पास पहुंचे तो वहां पर कोई भी गड्ढा नहीं था। देव को यह सब अजीब लगा, क्योंकि वह जानता था कि इस गुफा को इन सभी जहर से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसकी नजर पास में पड़ी गिरी हुई केतली पर पड़ी, जिसमें जहर मास्टर ने उसे डाला था। वह टुकड़ों में बटा हुआ था। देव समझ गया कि अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए उसने अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद किया। उसके बाद वह वहां पर कुछ और ढूंढने लगा। रोहित आगे बढ़ने लगा तो देव बोला, सीनियर, आप इसमें से कोई भी वस्तु को हाथ मत लगाना, आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उसकी बात सुनकर रोहित ने अपने कदम पीछे ले लिए, क्योंकि उसने खुद देखा था कि वह जहर कितनी ताकतवर थी। तभी रोहित ने कुछ सोचा। उसके बाद वह बोला, जूनियर भाई, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? उसकी बात सुनकर देव बोला, हाँ, आप पूछ सकते हैं, अगर बताने वाला सवाल हुआ तो जरूर बताऊंगा। उसकी बात सुनकर रोहित बोला, जूनियर भाई, आपके गुरु कौन हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हो? देव को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वह बोला, सीनियर, आप अचानक से मेरे मास्टर के बारे में क्यों जानना चाहते हो? उसकी बात सुनकर रोहित बोला, जूनियर भाई, कृपया बताओ ना। उसकी बात पर देव बोला, सीनियर, मैं अपने मास्टर के बारे में खुद ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि जब उन्हें मिलना होता है वह खुद ही मिल लेते हैं। उनको घूमने का भी बहुत बड़ा शौक है, इसीलिए वो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। उसकी बात सुनकर रोहित को थोड़ा निराशा हुई, मगर उसे थोड़ी हैरानी भी हुई। मगर उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं जूनियर भाई, मगर इस बार वो मिलने के लिए आए तो मुझसे मिलवाना जरूर। उसकी बात सुनकर देव ने हां में सिर हिला दिया। वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी देव की नजर किसी चीज पर पड़ी, जिसे देखकर देव बहुत हैरान हुआ। उसने देखा कि वहां पर एक लकड़ी सी कड़ाई थी, रहस्यमय काली छाया। देव ने उस कड़ाई को उठाया। वह इतनी छोटी थी कि वह उसके मुट्ठी में आ सकती थी। देव को वह समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं और उसे अपनी स्टोरेज अंगूठी में फेंक दिया और दोबारा से देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर दोबारा उस टूटी हुई केतली पर पड़ी। उसने देखा कि वहां पर एक गोली पड़ी हुई है, जिससे बहुत अजीब आभा निकल रही थी। उसे देखते ही देव के अंदर अचानक से एक अलग शक्ति का हलचल होने लगा। अब भी देव कुछ समझ पाता कि अचानक से उसके माथे से एक रोशनी निकली और उस गोली को खींच लिया। अब भी देव कुछ समझ पाता कि तभी देव के शरीर से एक काली परछाई निकली और उस गोली को निगल लिया। उसके बाद वह अंदर चली गई। देव को यह देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। यह सब इतना तेज हुआ था कि रोहित देख भी नहीं पाया, मगर वह इस शक्ति को नहीं भूल सकता था। तभी वह बोला, जूनियर भाई, इस वक्त अपने मार्शल आत्मा को बाहर करने की क्या जरूरत है? उसकी बात सुनकर वह बोला, सीनियर, मैंने कुछ भी नहीं किया। अचानक से मेरे अंदर से एक काली रोशनी निकली और उसके बाद खुद ही एक पल में ही चली गई। उसकी बात सुनकर रोहित हैरान हुआ। उसके बाद वह बोला, जूनियर भाई, पर तुम्हारी मार्शल आत्मा कभी ऐसे बाहर नहीं आती, तो इस वक्त कैसे आ गई? उसकी बात सुनकर देव बोला, सीनियर, मुझे ये बात खुद ही समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको कैसे बताऊं? उसके बाद वे लोग जाने लगे। तभी देव की नजर एक किताब पर पड़ी। देव ने उसे उठाया और उसे अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल दिया। उसके बाद वे लोग वहां से चले जाने लगे। बाहर बढ़ता दबाव। बस जब वे बाहर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे महसूस हुआ कि अचानक से महल में बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा। यह इतनी ज्यादा थी कि उन दोनों को सहने में परेशानी होने लगी। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। तभी रोहित देव से बोला, जूनियर भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से इतनी ज्यादा दबाव कैसे फैल सकती है। पास तो कोई भी नहीं है। उसके बाद देव ने अपनी मार्शल भावना को बाहर करने की कोशिश की। उस वक्त दबाव से उसके माथे पर राठौड़ परिवार का चिन्ह भी आ गया था, मगर वह शक्ति जो उसके ब्लड लाइन से थी कम शक्तिशाली नहीं थी, उससे भी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। तभी देव ने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर दिया। मगर उसे यह जानकर हैरानी हुई कि वह इस बात को बहुत कम ही सह पा रहा था, क्योंकि वह दबाव सच में बहुत ज्यादा थी। इसीलिए देव ने किसी तरह अपने आप को संभाला
उसके बाद उसने रोहित की तरफ देखा, जिसकी हालत और भी खराब हो रही थी, मगर उसकी आंखें बाहर आने को थीं। तभी देव से वह बोला, जूनियर भाई, क्या तुम सच में एक मार्शल मास्टर बन चुके हो? उसकी बात सुनकर देव को हैरानी तो हुई, मगर जब उसने अपनी शक्तियों का अंदाजा किया तो उसे मालूम हुआ। तो वह बोला, सच में सीनियर, मैं भी एक मार्शल मास्टर बन चुका हूं। उसके बाद वह अपने सर को सहलाने लगा। तभी रोहित बोला, जूनियर भाई, क्या तुमको यह भी नहीं मालूम था कि तुम एक मार्शल मास्टर हो? उसकी बात पर देव बोला, सीनियर, मुझे ध्यान नहीं था, शायद गलती से बन गया होऊंगा। निशा और रिया की कहानी। उसकी बात सुनकर रोहित को लगा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। तब तक उनके ऊपर का दबाव खत्म हो गया। तभी देव बोला, सीनियर, पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा है कि कुछ तो है जो हमसे अलग है। उसकी बात पर वह बोला, हां, पर हमें इस बात को समझनी होगी, क्योंकि कोई तो यहां पर आता था। तभी देव को निशा और रिया की याद आई। उसने कहा, अरे, किसी ने दोनों लड़कियों पर हमला तो नहीं कर दिया? उसकी बात पर रोहित भी थोड़ा डर गया। उसके बाद वे दोनों जल्दी से उस तरफ भागने लगे। जैसे ही वे लोग पहुंचे, उन्होंने देखा कि दोनों लड़कियों के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। तभी देव निशा के पास गया। उसके चारों तरफ से देखते हुए पूछा, निशा, तुम ठीक तो हो? मुझे अभी बहुत ही भयानक शक्ति महसूस हुई थी। तुम सही हो ना? उसकी बात सुनकर निशा ने अपनी आंखों को बंद कर दिया, जिसके बाद उसके सामने कुछ देर पहले का मंजर आ गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने रिया का चेहरा था, जो उसे घूर रही थी। तभी रिया बोली, तू मुझे पागल बोलती है और यंग मास्टर के पास आते ही तू बावली हो जाती है। तू भूल गई कि हमें अभी उनसे अपनी शक्तियों को छुपाकर रखना है। उसकी बात सुनकर निशा को ध्यान आया। तभी निशा बोली, अब तो उसे मालूम चल गया होगा। उसकी बात पर रिया ने उसे कुछ समझाया। उसके बाद वह बोली, कुछ भी हो, तू इस बात का ध्यान रखना। निशा के लिए वह करना मुश्किल था, पर उसने हां में सिर हिला दिया, क्योंकि अभी देव के लिए वही सही था। इसीलिए निशा ने अपनी आंखों को खोला। उसके बाद वह बोली, देव, बात यह है कि जब तुम अंदर गया था तो एक अजीब सा जीव आया था, जिसकी शक्ति मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तभी एक पल के लिए एक बहुत ही प्राचीन शक्ति का एहसास हुआ। वह शक्ति बस कुछ पल के लिए ही थी, जिससे उसे बहुत ही अजीब हरकत करने लगा। उसकी बात सुनकर उसकी शक्तियां भी कंट्रोल से बाहर हो गईं और वह यहां से भाग गया। उसकी बात सुनकर रोहित बोला, जूनियर भाई, मुझे लगता है कि वह प्राचीन शक्ति आपकी मार्शल आत्मा थी, जिसके आने की वजह से वह डर गया होगा और भाग गया होगा। उसकी बात सुनकर खुद देव हैरान था। उसने कहा, सीनियर, आपसे कितनी बार बोलूं, मेरे पास कोई मार्शल आत्मा नहीं है। आप पता नहीं कैसी कैसी कहानी बना के रखे हो। अकादमी लौटने की तैयारी। उसकी बात सुनकर रोहित ने जल्दी से बोला, तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो, तुम्हें रिया जी से पूछवा देता हूं। उसके बाद वह रिया से बोला, रिया जी, आप बताइए कि इस गांव की जहर कैसे खत्म हुआ था और वह आसमानी बिजली। उसकी बात सुनकर देव भी रिया की तरफ देखने लगा। उसे भी इस बात की जवाब चाहिए था, इसीलिए वह उसकी तरफ देखने लगा। रिया कुछ सोची। उसके बाद वह बोली, रोहित, यह सब तुम्हारी भ्रम होगी, मगर एक अजीब सा जानवर था। अभी मुझे लगता है कि उसी ने उन सभी चीजों को खत्म किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस वक्त हम दोनों के सर में उस वक्त जहर का असर था। इसीलिए हमने जो देखा वह सिर्फ शायद एक भ्रम था। उसकी बात सुनकर रोहित हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। तभी निशा भी बोली, हां, मैंने भी देखा। देव बाहर आया था तो उसके आस पास कोई भी नहीं था। वह अकेले ही आसमान में उड़ रहा था। उसकी बात सुनकर देव को थोड़ी राहत हुई, नहीं तो उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद देव रोहित की तरफ मुड़ा और बोला, सीनियर, मैं जानता हूं कि आप मेरा अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन कुछ बातें वक्त पर टाल देनी चाहिए। मैं आप पर कोई भी शक नहीं कर रहा हूं। अगर सच में मेरे पास इतनी ताकतवर मार्शल आत्मा है तो जरूर बाहर आएगा। उसकी बात सुनकर रोहित ने अपनी आंखें बंद की। वह समझ गया था कि जब तक सच्चाई खुद देव नहीं देख लेगा, वह उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। उसने भी हां में सिर हिला दिया। तभी निशा बोली, मुझे लगता है कि अब हमें अकादमी निकलना चाहिए, क्योंकि हम पीछे 1 माह से अकादमी से बाहर हैं। उसकी बात सुनकर देव बहुत हैरान हुआ। वह बोला, अभी 1 हफ्ता ही तो हुआ हमें यहां पर आए हुए। उसकी बात पर निशा ने हां में सिर हिला दिया। उसकी बात सुनकर देव बोला,
आज कौन सी तारीख है? उसकी बात पर निशा बोली, आज तो 20 है। यह जानकर देव बोला, हमें जल्द से जल्द अकादमी जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर निशा बोली, हां, यह सच है, तुम्हें अकादमी से निकले हुए 1 माह हो चुके हैं। उसकी बात सुनकर देव रोहित से बोला, सीनियर, जितनी जल्दी हो सके आप अपने आत्मीय जानवर को बुलाइए, क्योंकि हमें जल्द से जल्द अकादमी जाना होगा। आपको शायद याद हो कि मेरा अकादमी में उस लड़के के साथ लड़ाई का चैलेंज भी पूरा करना था। उसकी बात सुनकर रोहित को भी इस बात का ध्यान आया। उसने कहा, जूनियर भाई, हम लोग तो भूल ही गए थे इन सभी मामलों को, मगर अब तक उसने तुम्हारा नाम अकादमी में बहुत ज्यादा उछाल दिया होगा, सबसे ज्यादा तो उसकी वह चमची ने। उसकी बात सुनकर देव बोला, सीनियर, नाम उसी का बदनाम होता है जिसका नाम होता है। कोई ना, उसने यह किया है तो उसके बाद हम लोग अपना नाम बना भी लेंगे। उसकी बात सुनकर देव ने हां में सिर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, ठीक है, तो हमें चलना चाहिए। उसके बाद रोहित ने एक सीटी मारी, जिसके बाद उसका आत्मीय चील उसके पास आ गया। उसके आते ही देव और रोहित जाकर उस पर बैठ गए। उनके जाने के बाद निशा और रिया भी आ गईं। उन सभी के बैठने के बाद रोहित ने उससे अकादमी की तरफ चलने का निर्देश दे दिया, जिससे वह तेजी से अकादमी की तरफ जाने लगा। वे लोग अकादमी की तरफ कुछ ही दूर गए थे कि तभी रोहित ने निशा से पूछा, बुजुर्ग, ये कौन है? रिया जी तो हमारी अकादमी से तो नहीं है। उसकी बात सुनकर दोनों में से किसी लड़की ने जवाब नहीं दिया। इससे देव को हंसी आ गई। वह बोला, सीनियर, इसीलिए बोला था कि कब क्या कहना है। मैं जानता हूं कि कोई भी लड़की को जब तक स्पेस न दो तब तक वह तुम्हारे पास नहीं आने वाली। उसकी बात सुनकर रोहित बोला, जूनियर भाई, रिया जी को और कितना स्पेस दूं? इतना दूं कि वह कहीं और सेट हो जाए या अकादमी से बाहर चली जाए। उसकी बात सुनकर दोनों लड़कियों ने अपनी आंखें खोल दी। तभी रिया बोली, अगर तुमने अपनी बकवास को बंद नहीं किया तो तुम्हारे साथ बहुत ही गड़बड़ हो सकता है। उसकी बात सुनकर देव को हंसी आ रही थी। उसको हंसता हुआ देख रिया बोली, आपको अपने बेवकूफ दोस्त को समझाना चाहिए। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आपके जैसे जीनियस के साथ यह बेवकूफ इंसान क्या कर रहा है। उसकी बात सुनकर तो पहले देव ने उससे कहा, देखो, अगर तुम्हें उसकी बात पसंद नहीं आ रही तो तुम उससे मना कर सकती हो, मगर या उसे खुद ही इन सभी चीजों के लिए मना कर दो कि वह और आगे न जाए, मगर तुम उन्हें बेवकूफ नहीं बोल सकती। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी देव के कानों में रोहित की आवाज आई, आप जो चाहे मुझे बोल सकती हैं, आपके लिए सब माफ है। वैसे मैं बहुत ही इज्जतदार इंसान हूं, पर आप कुछ भी बोल सकती हैं। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह हैरानी से उसे देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह बोले क्या। उसने रोहित की तरफ देखा जो रिया को देखकर बस मुस्कुरा रहा था। वहीं इस वक्त रिया को झुंझलाहट हो रही थी। वह समझ गई कि रोहित से बात करने से कोई भी फायदा नहीं है। वह वही करेगा जो वह चाहेगा, इसलिए उससे बात करने से अच्छा वह जाकर अपना काम करे। उसके बाद वह जाकर निशा के पास बैठ गई। वहीं देव बस हैरानी से रोहित को देख रहा था। वह समझ गया कि अब रोहित पूरी तरह उसके प्यार में पड़ चुका है। अब उसे कुछ भी समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। उसने अपनी आंखों को बंद किया और वह भी कल्टीवेशन करने लगा। जब रोहित ने यह देखा कि सब शांत हो गए तो उसे बहुत ज्यादा बोरिंग महसूस होने लगा। उसके बाद वह भी कल्टीवेशन करने लगा। अकादमी के द्वार पर हंगामा। कुछ देर की यात्रा के बाद वे लोग अकादमी के करीब आ गए थे। तभी रोहित ने अपने आत्मीय जानवर को वहीं पर रोक दिया। जब निशा ने देखा तो वह बोली, तुमने यहीं पर क्यों रोक दिया इसे? उसकी बात पर रोहित बोला, बुजुर्ग, मुझे ज्यादा दिखावा नहीं पसंद। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथी मुझे अलग नजर से देखें। जो मुझे जैसे देख रहा है मैं उसे वैसे ही दिखता हूं। उसकी बात पर देव को कोई भी हैरानी नहीं थी। तभी देव बोला, बुजुर्ग निशा, आप नीचे आ जाइए। उसकी बात सुनकर निशा को हंसी आ गई। वह बोली, इतनी इज्जत, कहीं मैं मर न जाऊं। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, कोई ना। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला, फिर बोला, अरे बुजुर्ग, आप कैसी बात कर रही हैं? आप मेरी बुजुर्ग हैं तो मैं आपको बुजुर्ग ही कहूंगा ना। उसकी बात सुनकर तो अब निशा का पारा बढ़ने लगा। वह बोली, अगर तुमने एक बार भी मुझे बुजुर्ग बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम जो मुझे पहले बुलाते थे वही बोल सकते हो। उसकी बात सुनकर देव बोला, ठीक है मेरी नक्चड़ी निशु।
उसकी बात पर निशा उसे दोबारा से घूरने लगी। वह बोली, मैं कब से तुम्हारी हो गई, लगता है कि तुम्हें बार बार पैनिक अटैक आ जाता है। तभी उन सभी के कानों में रोहित की आवाज पड़ी, निशु जी, अब हम लोग अंदर चलें। अभी सही से रोहित की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक से उसके सामने निशा आ गई। इस वक्त उसकी आंखें लाल हो रखी थीं। वह बोली, मुझे इस तरह बुलाने का हक एक ही इंसान को है। मैंने यह हक अपने करीबियों को दिया है। तुम कौन हो? उसकी बात सुनकर रोहित के डर से हालत खराब हो गई थी। तभी देव उनके पास आ गया। उसके बाद उसने निशा को रोहित से दूर किया। उसके बाद वह बोला, तुम बुरा क्यों मान रही हो? समझा दो। इसके बाद वे नहीं बोलेंगे। उसकी बात सुनकर निशा उसे घूरने लगी। तभी देव निशा के बिल्कुल करीब गया। उससे बोला, लेकिन कुछ भी बोलूं, तुम्हारी किस बहुत ही स्वादिष्ट थी, किसी मिठाई से भी मीठी। देव की बात सुनकर निशा के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। उसने गुस्से में देव के पेट में एक मुक्का मार दिया। उसके बाद वह वहां से चली गई। फिर बोली, भाड़ में जाओ तुम। उसके जाने के बाद देव जोर जोर से हंसने लगा। वहीं जब रिया ने यह सब देखा तो वह बोली, ऐसा क्या बोल दिया तुमसे उसे कि वह इतनी ज्यादा भड़क गई? उसकी बात पर देव बोला, कुछ नहीं, बस कुछ बातें हैं जो हमारे बीच ही रहे तो अच्छा है। उसकी बात सुनकर रिया भी उससे घूरने लगी, लेकिन उस बेचारी ने शांत रहने का इरादा किया। भले ही उसने रोहित का ध्यान उससे भटकाने के लिए बोल दिया था ताकि वह ज्यादा इस बारे में न सोचे, क्योंकि वह जानती थी कि यह बात अगर गलती से भी बाहर चली जाती तो वह इस बात पर रोहित तो क्या किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि इससे बहुत सारी नजरें देव के ऊपर आ सकती थीं और देव इन सभी चीजों से जितना दूर रहे उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद वह भी वहां से अंदर चली गई। देव और सुरेश का मुकाबला। वहीं रोहित और देव अरीना की तरफ जाने लगे। जब सबने देखा तो वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने जब देव को आते हुए देखा तो बहुत हैरान हुए, क्योंकि अकादमी में हंगामा हो चुका था। इसीलिए बहुत सी आवाजें देव को बुला रही थीं, मगर देव ने इनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सीधा अरीना में जाकर खड़ा हो गया। तभी उसने एक जम्हाई लेकर बोला, अरे कोई है? माना कि मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, मगर अब मैं आ गया हूं। यह मत बोलना कि मैं गायब हो गया था। उसकी बात सुनकर कुछ देर तक पूरा ग्राउंड शांत हो गया। वहां पर किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। उसी वक्त एक बहुत ही गहरी आवाज आई, बच्चे, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है। मुझे लगा था कि तुम डर के कहीं भाग तो नहीं गए। उस आवाज को सुनकर सभी ने उस आवाज की तरफ देखना शुरू किया। तभी उन्होंने देखा कि इस वक्त एक लड़का और लड़की कुछ और लड़कों से घिरे हुए आ रहे थे। वह लड़का कोई और नहीं, सुरेश था। तभी देव ने कहा, अरे मुझे भी लगा कि तुम आज बहुत खुश होंगे मुझसे लड़कर, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशियां बर्बाद नहीं करना चाहता था। जितना जल्दी हो सके मैं आ गया। देव की बात सुनकर सुरेश के चेहरे पर आज पहली बार मुस्कान आ गई। उसने कहा, बच्चे हो भले ही, पर मैं एक सच्चा योद्धा हूं। जो हमेशा अपनी बात पर कायम रहता हो उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। उसकी बात सुनकर देव को हैरानी नहीं हुई। उसके बुजुर्ग ने पहले ही बता दिया था, इसीलिए वह बोला, ठीक है। इसके साथ ही चारों तरफ अचानक से सुरेश की हूटिंग होने लगी। उसी वक्त लड़कियों की हूटिंग करना शुरू कर दिया। जब सुरेश ने यह देखा तो उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। वह बोला, मानना पड़ेगा बच्चे, इतने ही दिनों में तुम लड़कियों के बीच काफी फेमस हो गए हो। उसकी बात पर देव ने बस मुस्कुरा दिया। बेचारा क्या करता, अब उसकी गलती थोड़ी थी। वह जानता था कि वह इसमें कोई भी गलती नहीं थी। तभी सुरेश बोला, बच्चे, अब हमें अपनी लड़ाई को खत्म करते हैं। बातें तो आगे भी होती रहेंगी। उसकी बात पर देव ने भी हां में सिर हिला दिया। उसके बाद सुरेश ने अपनी शक्तियों को आजाद कर दिया। वह रैंक 3 का मार्शल मास्टर था। देव को थोड़ी हैरानी हुई, मगर उसने कुछ भी नहीं किया। तभी सुरेश ने देव से कहा, बच्चे घबराओ मत, मैं तुम्हें बहुत ही कम नुकसान पहुंचाऊंगा। उसकी बात पर देव बस मुस्कुरा दिया और बोला, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर लो, तब भी मुझे नहीं हरा सकते। इसीलिए अपनी पूरी शक्तियों के साथ ट्राई कर लो, ताकि तुम्हें इस बात का अफसोस ना हो कि तुम मुझे नहीं हरा पाए। उसकी बात की और उसके घमंड भरी आवाज को सुनकर सुरेश को बहुत हैरानी हुई।
उसने कहा, क्या बात कर रहे हो बच्चे? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? यह इतना ज्यादा आसान है। उसके बाद वह शैतानों की तरह हंसने लगा, मगर देव को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी वह कुछ समझ पाता कि देव तेजी से आगे बढ़ा। उसने अभी तक अपनी शक्तियों को नहीं आजमाया था, इसीलिए वह इस बात से थोड़ा खुश था। पर इस बार उसने अपनी कोई भी शक्ति को जागृत नहीं किया, मतलब उसने अपनी शक्ति से शुरू कर दिया। जैसे ही यह हुआ, आसपास बहुत हलचल होने लगी। यही नहीं, देव ने देखा कि सुरेश के चारों तरफ लाल रंग की खूनी शक्तियां घूमने लगी। जैसे ही यह हुआ, आसपास की शक्तियों में हलचल होना शुरू हो गया। तभी देव ने अचानक से अपनी शक्तियों को आजाद कर दिया। उसके बाद वह वहां से गायब हो गया और सुरेश के पीछे प्रकट हो गया। उसके बाद उसने सुरेश के ऊपर हमला कर दिया। उसको ऐसे करते ही अचानक से वहां पर एक धमाका हुआ, मगर देव सुरेश से कुछ कदम पीछे हट गया। उसे ऐसे देखकर सुरेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, बच्चे, तुम्हारे अंदर ताकत है, यह बात तो माननी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर देव मुस्कुरा दिया। बड़े बुजुर्ग का हस्तक्षेप। अभी वे दोनों दोबारा लड़ने ही वाले थे कि अचानक से वहां पर बड़े बुजुर्ग आ गए। उनके आते ही पूरा अरीना शांत हो गया। उसके बाद उन्होंने सुरेश से बोला, सुरेश, तुमने कहा था जिसको भी चैलेंज करना है तुम 3 दिन बाद कंपटीशन कर सकते हो। उसकी बात पर सुरेश बोला, पर बुजुर्ग, बात सिर्फ यही नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग उसे घूरने लगे। उनको ऐसा घूरता देख सुरेश बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद बड़े बुजुर्ग बोले, अब तुम जा सकते हो, तुम्हें जो लड़ाई करनी है उस दिन कर सकते हो। उसकी बात सुनकर सुरेश ने हां में सिर हिलाया और वहां से चला जाने लगा। उसके बाद बड़े बुजुर्ग ने देव से बोला, बच्चे, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम इस गलती की क्या सजा देनी है वह मैं तुम्हें उसी वक्त बताऊंगा, इसलिए तुम मेरे स्थान पर आकर मिलो। बात सुनकर देव ने हां में सिर हिला दिया। उसके बाद वे वहां से चले गए। उनके जाने के बाद देव ने एक राहत की सांस ली। उसके बाद देव रोहित के पास आ गया और बोला, सीनियर, अब पता नहीं मुझ गरीब पर क्या गुजरेगी, आप थोड़ा साथ चलते तो थोड़ी मदद होती। उसकी बात पर रोहित समझ गया कि देव कौन सी बात कर रहा है। उसने कहा, जूनियर भाई, मुझे इतना शौक नहीं है मगरमच्छ के मुंह में अपना हाथ को देने की। अब से जब तक तुम लीडर से नहीं मिल लेते और लीडर का गुस्सा शांत नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। उसकी बात पर देव बोला, सीनियर। जब रोहित ने उसकी बात सुनी तो वह बोला, कौन है तू? मैं जानता ही नहीं तुम्हें। कौन सा सीनियर? उसके बाद वह जल्दी से अपनी जगह से गायब हो गया। अब देव सोच रहा था कि वह क्या करे। देव रोहित के पास आ गया और बोला, सीनियर, अब पता नहीं मुंह गरीब पर क्या गुजरेगी, आप थोड़ा साथ चलते तो थोड़ी मदद होती। उसकी बात पर रोहित समझ गया कि देव कौन सी बात कर रहा है। उसने कहा, जूनियर भाई, मुझे इतना शौक नहीं है मगरमच्छ के मुंह में अपना हाथ को देने की। अब से जब तक तुम लीडर से नहीं मिल लेते और लीडर का गुस्सा शांत नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। उसकी बात पर देव बोला, सीनियर। जब रोहित ने उसकी बात सुनी तो वह बोला, कौन है तू? मैं जानता ही नहीं तुम्हें। कौन सा सीनियर? उसके बाद वह जल्दी से अपनी जगह से गायब हो गया। अब देव सोच रहा था कि वह क्या करे। उसके बाद देव सीधा अपने घर चला गया। उनके जाने के बाद देव ने कुछ सोचा। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और अपने आप को सवालों के जवाब देने के लिए तैयार करने लगा। उसी वक्त उसे कुछ ध्यान आया, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। देव जल्दी से आत्मा स्थान के अंदर चला गया। जैसे ही देव आत्मा स्थान में पहुंचा, वह सीधा असुर महल चला गया। उसके असुर महल आते ही दोनों लड़कियों को मालूम चल गया कि देव आ चुका है, इसीलिए दोनों बाहर आ गईं। देव को सही सलामत देख उन्हें थोड़ी राहत हुई। जब जैस्मिन ने उसको देखा तो वह जल्दी से दौड़ती हुई आई, कूदकर देव के गोद में चढ़ गई। उसने अपने दोनों हाथों को देव के गले में लपेट लिया था और उसके दोनों पैरों ने देव के कमर को लपेट लिया था। देव को अब अजीब सी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि जैस्मिन जैसी खूबसूरत लड़की उससे ऐसे चिपकी हुई थी तो उसके अंदर हलचल होना आम बात थी। ऊपर से इस वक्त जैस्मिन के होंठ बार बार देव के गर्दन को छू रहे थे। देव ने एक बार अपनी आंखों को बंद किया। उसके बाद वह जैस्मिन को नंदिनी की तरफ देख रहा था, जिससे नंदिनी ही आकर उसे जोर से गले लगा लिया।
देव ने उन दोनों लड़कियों के माथे पर किस किया और बोला, तुम दोनों कैसी हो? उसकी बात पर दोनों लड़कियों ने कुछ भी नहीं कहा, बस देव से लिपट गईं। जैस्मिन का समझ आता था, उसका दिमाग अभी बच्चों की तरह था, पर नंदिनी का रिएक्शन उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि आज वह अपने स्वभाव से अलग व्यवहार कर रही थी। तभी देव ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम बोल क्यों नहीं रही? उसकी बात सुनकर भी नंदिनी ने कुछ भी नहीं कहा, वह बस उससे लिपटी रही। वहीं उसी वक्त देव को अपने सीने पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। जब देव को यह महसूस हुआ तो वह उसको बाहों में ही और जैस्मिन को गोद में ही लेकर सोफे पर बैठ गया। उसके बाद उसने नंदिनी के सर को अपने सीने से थोड़ा दूर किया तो इस वक्त नंदिनी की आंखों में आंसू थे। जैसे ही देव ने यह देखा, उसके लिए यह सबसे बड़ी सजा थी। आज हर चीज बर्बाद कर सकता था, पर वह जिससे प्यार करे उसके आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। देव ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद वह बोला, तुम जानती हो ना कि मैं हर चीज बर्बाद कर सकता हूं, सिर्फ तुम्हारा रोना छोड़कर। नंदिनी, बताओ तो क्या हुआ है? उसकी बात पर नंदिनी बोली, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नंदिनी का दर्द कि मैं रो रही हूं। इतने दिनों से गायब थे, पिछले तकरीबन 2 सालों से हो। तुम्हें मालूम है मैंने कैसे अपने दिन काटे हैं? मुझे अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे थे कि जैसे कि तुम्हें कुछ हो गया हो। ऊपर से जैस्मिन ने यह देख लिया था कि किसी ने तुम्हें किसी कढ़ाई के अंदर डालकर पका रहा था। वह खुद कितने दिनों तक रोती रही। हम दोनों की जिंदगी कैसे गुजरी है हम ही जानते हैं। देव पहले तो हैरान हुआ कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है कि जो जैसे उसके साथ हुआ वैसे ही जैस्मिन को दिखा। यही नहीं, वह यह बात समझ नहीं पाया कि आखिर यह कैसे हो सकता है। कुछ तो है जैस्मिन की शक्तियों में जो उसे समझ में नहीं आ रहा है, पर इस वक्त देव के सामने कोई और सिचुएशन थी। वह समझ सकता था कि आखिर इन दोनों ने क्या सहा होगा। उसके लिए तो 1 माह ही बीता था, जिसके चलते वह मात्र 5 या 6 दिन ही होश में था, और ये दोनों लड़कियां 2 साल से ऊपर के दिन गुजार चुकी थीं। देव ने नंदिनी के सर को सहलाते हुए बोला, नंदिनी, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे इस दुनिया में सिर्फ तुम दोनों से ही फर्क पड़ता है। मुझे और किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या बात है? मैं गहरे ध्यान में चला गया था। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को आजाद कर दिया। जब नंदिनी ने उसकी शक्तियों को देखा तो वह बहुत हैरान हुई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर कोई इतना ज्यादा तेजी से अपनी शक्तियों को 1 महीने में कैसे बढ़ा सकता है। उसके चेहरे के भाव को देखकर देव ने उसके माथे पर किस कर दिया, जिससे नंदिनी ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। वह आज देव को नहीं रोकना चाहती थी, इसलिए वह धीरे धीरे देव के होंठों के करीब जाने लगी। देव ने इस वक्त अपने आप को नहीं रोका। उसने अपनी होंठ को नंदिनी के होंठों से जोड़ दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके साथ जैस्मिन भी है, इसलिए वह थोड़ा अलग हो गया, मगर यह बात नंदिनी को पसंद नहीं आई। उसके बाद वह उठी और अपने कमरे में चली गई। देव समझ गया कि वह नाराज हो चुकी है। उसने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया। वह जानता था कि नंदिनी इस वक्त बुरी तरह से टूटी हुई है। वह नहीं चाहता था कि इस वक्त भी नंदिनी उससे नाराज रहे, इसलिए उसने जैस्मिन को गोद में उठाया और उसे लेकर अपने कमरे में चला गया। उसने जैस्मिन को अपनी बाहों में लेकर उसे सुलाने लगा। कुछ पल में ही वह सो गई। नंदिनी का कमरा। जब देव ने यह देखा तो उसने जैस्मिन के माथे पर एक किस किया और उसके बाद उसने अपने आप को समझाया। उसके बाद वह रूम से बाहर आ गया। उसके बाद वह नंदिनी के कमरे में चला गया। उसने देखा कि नंदिनी नीचे बैठी हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा, एक काम करो, आप आपको संभालो, तुम नीचे क्या कर रही हो? नंदिनी ने अपनी नजरों को उठाकर देव की तरफ देखा। इस वक्त उसकी आंखें लाल हो गई थीं। तभी वह बोली, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। उसके बाद वह देव के सीने पर मारने लगी और रोने लगी। उसकी बात सुनकर देव ने कहा, क्या बात है? मैं अब आ गया हूं ना, अपने आप को संभालो। अब मैं तुमसे वादा करता हूं कि कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुनकर नंदिनी ने अपने सर को उठाकर देव को देखने लगी। उसकी आंखों में एक अलग ही भाव थे। तभी उसने देखा कि अचानक से उसके अंदर की चीजें नॉर्मल होने लगीं। उसके बाद वह धीरे धीरे देव के होंठों की तरफ बढ़ने लगी। आज वह अपने सभी गम को देव के साथ बहा देना चाहती थी। वह बार बार देव के होंठों को टच करने की कोशिश करने लगी। जब देव ने यह देखा
तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गया। उसने अपने आप को सीधा कर दिया, जिससे वह बहुत ज्यादा नाराज हो गई। जैसे ही नंदिनी ने यह देखा तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने देव के सर में अपने हाथों को लगाया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसके बाद वह उसे किस करने लगी। देव ने उसका विरोध नहीं किया, दोनों किस करने लगे। देव के हाथ इस वक्त अचानक से नंदिनी के पीछे के उभारों पर चला गया, जिससे नंदिनी के अंदर एक अलग ही फीलिंग भर गई, जिससे वह और भी डीपली देव को किस करने लगी। कुछ वक्त बाद किस करने के बाद दोनों थोड़ा अलग हुए। उसके बाद देव ने उसके पीछे के उभार के सहारे उसको उठाया और उसको लेकर बिस्तर पर चला गया। उसके बाद उसने नंदिनी को बेड पर सुला दिया, जिसके बाद वह नंदिनी के ऊपर आ गया। फिर वह नंदिनी को दोबारा से किस करने लगा। कुछ वक्त बाद उन दोनों के कपड़े उन दोनों से अलग थे। उसके बाद कमरे में नंदिनी की प्यार भरी आहें गूंजने लगीं। ये आहें पूरे रात नंदिनी के कमरे में चलती रही थीं। उसके बाद दोनों सो गए। अगली सुबह नंदिनी की आंखें खुलीं तो उसे अपने निचले भाग में बहुत ही तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि आज तक किसी लड़के ने नंदिनी को छुआ भी नहीं था। पर अब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि उसके ऊपर के दोनों उभारों के बीच में देव अपने चेहरे को छिपा सो रहा था। आज उठते ही देव को अपने साथ देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई, मगर अचानक से उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, यह देखकर कि देव का सर इस वक्त कहां पर है। भले ही वह देव से बेइंतहा प्यार करती थी, पर वह एक लड़की थी, इसीलिए उसने अपने आप को हिलाया और देव को थोड़ा साइड करने की कोशिश करने लगी। जब देव को यह महसूस हुआ तो वह नंदिनी के दोनों उभारों के बीच अपने चेहरे को रगड़ने लगा, जैसे कि वह अपने तकिए को ठीक करना चाहता हो। इस वक्त उसके होंठ भी नंदिनी के उभारों पर चल रहे थे, जिससे नंदिनी अचानक से बंद हो गई। वह दोबारा से मदहोश होने लगी, लेकिन तभी देव शांति से सो गया, जिसके बाद नंदिनी को थोड़ी राहत हुई। उसने आगे से कुछ भी नहीं किया, वह देव के चेहरे को देखने लगी। देव सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत था, उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। नंदिनी को अपनी पसंद पर इस वक्त गर्व हो रहा था। उसने नीचे आकर देव के माथे पर किस कर दिया, जिससे नींद की हालत में भी देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यह देखकर नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। इसके बाद उसने भी आंखों को बंद कर लिया, मगर इस बार अभी उसने अपनी आंखों को बंद किया ही था कि अचानक से नंदिनी के कमरे का दरवाजा खुला और वहां पर जैस्मिन आ गई। जब उसने देखा कि देव और नंदिनी साथ में सोए हुए हैं, उसने अपनी गुड़िया को नीचे रखा और दौड़ते हुए वह भी नंदिनी की दूसरी तरफ सो गई। उसके बाद वह बोली, आप लोग बुरे हो, आप लोगों ने मुझे दूसरे कमरे में सुला दिया, मुझे भी मालिक के साथ सोना है। इस वक्त तक नंदिनी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, क्योंकि वह और देव इस वक्त बिना कपड़े के थे और जैस्मिन भी आकर उन दोनों से लिपट गई। तभी जैस्मिन का हाथ नंदिनी के उभारों पर चला गया, जो बहुत नरम था। जैस्मिन को वह बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए उसने उसे पकड़ लिया। यह देखकर नंदिनी की आंखें बाहर आ गईं। तभी नंदिनी के कानों में जैस्मिन की आवाज आई, दीदी, आपके ये पार्ट बहुत बड़े और नरम हैं। उसकी बात पर नंदिनी बोली, बच्चा, यह बुरी आदत है, आपको दूसरे का नहीं छूना चाहिए। उसकी बात पर जैस्मिन बोली, पर मालिक तो आपसे पूरी तरह से लिपटा हुआ है। इसकी बात पर नंदिनी बोली, वह अभी नींद में है, इसीलिए। उसी वक्त जैस्मिन की नजर अचानक से चादर पर पड़ी। वह बहुत ज्यादा डर गई। वह बोली, दीदी, यहां पर खून कैसे? उसकी बात सुनकर नंदिनी ने नीचे की तरफ देखा। इस वक्त आधा से ज्यादा चादर खून से लाल हो गया था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया। उसके बाद वह बोली, वो हम कल प्यार कर रहे थे, इसीलिए यह खून आ गया है, इसमें बहुत दर्द होता है। उसकी बात सुनकर जैस्मिन सोच में पड़ गई। उसके बाद वह बोली, क्या मैं भी मालिक से प्यार करूंगी तो खून आएगा? उसकी बात सुनकर नंदिनी बोली, बच्चा, ऐसा बात नहीं है। मालिक मेरे अंदर अपनी एनर्जी को भर रहे थे तो मेरी शक्तियों ज्यादा होने की वजह से खून आने लगा। देखो, मालिक की एनर्जी खपत होने की वजह से थके हुए हैं। आप चाहती हो कि इस वक्त मालिक की आराम में खलल हो। उसकी बात पर जैस्मिन सोच में पड़ गई। वह बोली, तो मालिक शक्तियों को बढ़ाते हैं, तो मैं भी अपनी शक्तियों को बढ़ाऊंगी ताकि मैं भी मालिक की मदद कर सकूं। नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह जैस्मिन को कैसे समझाए, क्योंकि वह जैसे जैसे बोल रही थी
जैस्मिन उसकी बात का बेतहाशा अर्थ बनाती जा रही थी। नंदिनी ने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया। उसके बाद वह बोली, ठीक है बच्चा, आप जब मालिक जागेंगे तो उनसे बात कर लेना और उनसे अपनी शक्तियों को बढ़ा लेना। इस वक्त मालिक को आराम करने दो। आप बाहर चलो, मैं कुछ वक्त में आती हूं। उसकी बात सुनकर जैस्मिन ने कुछ सोचा, फिर बोली, आप पक्का आओगी ना? उसकी बात पर नंदिनी ने हां में सिर हिला दिया। जैस्मिन ने देव के माथे पर किस किया और बोली, मैं आपका इंतजार कर रही हूं। उसके जाने के बाद नंदिनी ने अपनी आंखों को बंद किया। तभी किसी ने उसके होंठों पर किस कर दिया, जिससे नंदिनी की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि इस वक्त देव उसे शरारत भरी नजरों से देख रहा था। नंदिनी ने उससे बोली, तुम आज कुछ ज्यादा ही शरारत नहीं कर रहे? उसके बाद वह बोली, ठीक है बच्चा, आप जब मालिक जागेंगे तो उनसे बात कर लेना और उनसे अपनी शक्तियों को बढ़ा लेना। इस वक्त मालिक को आराम करने दो। आप बाहर चलो, मैं कुछ वक्त में आती हूं। उसकी बात सुनकर जैस्मिन ने कुछ सोचा, फिर बोली, आप पक्का होगी ना? उसकी बात पर नंदिनी ने हां में सिर हिला दिया। जैस्मिन ने देव के माथे पर किस किया और बोली, मैं आपका इंतजार कर रही हूं। उसके जाने के बाद नंदिनी ने अपनी आंखों को बंद किया। तभी किसी ने उसके होंठों पर किस कर दिया, जिससे नंदिनी की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि इस वक्त देव उसे शरारत भरी नजरों से देख रहा था। नंदिनी ने उससे बोली, तुम आज कुछ ज्यादा ही शरारत नहीं कर रहे? उसकी बात पर देव ने एक पल में नंदिनी को नीचे खींच लिया, जिससे नंदिनी को अचानक से नीचे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, जिससे नंदिनी की आह निकल गई। जब देव ने नंदिनी के चेहरे पर दर्द के एक्सप्रेशन को देखा तो अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसके बाद वह बोला, क्या है, तुम्हें दर्द हुआ? उसकी बात सुनकर नंदिनी ने अपने दोनों हाथों को देव के दोनों गालों पर रख दिया। उसके बाद वह बोली, देव देव कुछ भी नहीं हुआ है। देव, यह आम बात है। रात की वजह से मुझे कुछ दर्द है, कुछ वक्त बाद वह खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर देव को थोड़ी राहत मिली। उसके बाद वह बोला, तुमने तो मुझे डरा दिया था। उसकी बात सुनकर नंदिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोली, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब आम बात है। थोड़ी मेडिटेशन करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने झुककर दोबारा से नंदिनी के होंठों पर आराम से किस करने लगा। नंदिनी भी उसका साथ देने लगी। कुछ वक्त बाद दोनों अलग हुए। उसके बाद देव ने उसके माथे पर किस किया और बोला, जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे मेरी रात वाली जंगली बिल्ली सही सलामत चाहिए। उसकी बात सुनकर नंदिनी की आंखों में रात का सभी मंजर एक साथ घूम गया। उसने देव के सीने पर एक मुक्का मारा, फिर उससे बोली, तुम सच में बहुत ज्यादा बेशर्म हो गए हो। उसके बाद वह वहां से बाथरूम में चली गई। उसके जाने के बाद देव ने दोबारा से चादर ओढ़ा और सो गया। नंदिनी की अद्भुत उन्नति। वहीं जब नंदिनी देव के कमरे से दोबारा अंदर आई तो वह थोड़ा हैरान हुई। उसने अपने आप को चारों तरफ से शीशे में देखा। वह पहले से ज्यादा ग्लो कर रही थी। उसे शीशे में भी देव ही दिखाई दे रहा था। उसके बाद रात का मंजर दोबारा से उसके सामने चलने लगा। नंदिनी ने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह दोबारा से मेडिटेशन करने लगी। जैसे ही वह कर रही थी, उसने महसूस किया कि इस वक्त उसके अंदर एक सतरंगी तरह का तरल पदार्थ घूम रहा था। जैसे ही नंदिनी ने यह देखा, वह बहुत ज्यादा हैरान हुई। उसने दोबारा से देखा तो वह सच में बैंगनी रंग की तरल पदार्थ थी। नंदिनी को समझ में आ गया कि वह क्या है, जिससे उसका चेहरा दोबारा से लाल हो गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। फिर उसने एक मार्शल स्किल को निकाला और उसके बाद उसने इस मार्शल स्किल को जागृत कर दिया। फिर नंदिनी ने अपनी शक्तियों को उस तरल पदार्थ के ऊपर ढकना शुरू कर किया, मगर उसे इस बात की बहुत ही हैरानी हुई कि उस पदार्थ पर नंदिनी की शक्तियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। नंदिनी ने बहुत कोशिश की, मगर उससे कुछ भी नहीं हुआ। उसने इस बार अपने ब्लड लाइन को जागृत कर दिया, मगर इससे भी कुछ नहीं हुआ। नंदिनी जानती थी कि अगर वह ज्यादा देर रहा तो वह अभी प्रेग्नेंट हो सकती थी। इसीलिए वह उस तरल को अपनी शक्तियों में मिलाना चाहती थी। यह नहीं था कि नंदिनी देव के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती थी, पर इस तरह जब उनकी जिंदगी स्टेबल नहीं थी, इस वक्त ऐसे करना उसे सही नहीं लगा। इसीलिए उसने उसको अपनी शक्तियों में मिलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह यह कर रही, अचानक से उसकी शक्ति में ज्यादा हलचल होने लगी।
तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्तियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तभी वह हार कर देव के बारे में सोचने लगी। जैसे ही उसने देव के बारे में सोचना शुरू किया, अचानक से उसने देखा कि वह तरल पदार्थ नंदिनी की शक्ति के साथ मिलने लगा। जब वह नंदिनी की शक्तियों के साथ मिला तो तब जाकर नंदिनी को समझ में आया कि आखिर वह कितना ज्यादा शक्तिशाली था। नंदिनी को यह जानकर बहुत हैरानी हुई। उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह बोली, आखिर देव के शरीर का कतरा इतनी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता, जबकि उसकी शक्तियां उसकी दोगुनी थीं। उसके बाद भी वह उसके तरल पदार्थ की शक्तियों के भार को नहीं उठा पा रही थी। उसने उसे धीरे धीरे अपनी शक्तियों के कोर में भेजना शुरू कर दिया। जैसे ही यह हुआ, आसपास हलचल होने लगी। उसने उसे किसी तरह अपनी शक्तियों के कोर में भेजना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने अपनी शक्तियों को संभाला और अपने कोर में भेज दिया। जैसे ही यह हुआ, अचानक से नंदिनी को महसूस हुआ कि उसके अंदर शक्तियों का भंडार आ गया। तभी अचानक से उसके अंदर की रुकावट टूट गई। नंदिनी की शक्तियों की रुकावट टूट गई। उसके बाद वह अगले स्टार तक पहुंच गई। यही नहीं, उसकी शक्तियां उस वक्त भी नहीं रुकी। वह उसके अगले स्टार के नए लेवल पर पहुंच गई। कुछ वक्त बाद नंदिनी ने अपनी आंखों को खोला। इस वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। तभी उसने कहा, आखिर मैंने लेवल को पार कर ही लिया। मगर वह इस बात से हैरान थी कि आखिर देव के उस कतरे में इतना ज्यादा शक्ति कैसे हो सकती थी, क्योंकि देव तो अभी मार्शल मास्टर था। यही बात उसे परेशान कर रही थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर असली बात क्या है। टूर्नामेंट और बड़ा रहस्य। उसने नहाया और उसके बाद पास की अलमारी से अपने कपड़ों को निकालकर पहन लिया। उसके बाद वह बाहर आ गई। उसने देव को सोते हुए देखा। यह देखकर नंदिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, देव, मैं नहीं जानती कि तुम आखिर कौन हो और तुम्हें मालूम भी है कि नहीं, पर तुम कोई आम इंसान तो नहीं हो सकते, या सड़क पर पड़ा हुआ कोई आम इंसान तो और भी नहीं हो सकते। उसके बाद उसने देव के माथे पर किस किया और देव से बोली, देव, मुझे बाहर जाना है। देव ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, जिससे देव के हाथ से एक बैंगनी शक्ति निकली और नंदिनी से टकरा गई, जिससे वह बाहरी दुनिया में आ गई। नंदिनी ने जब बाहर देखा तो वह इस वक्त अपने कमरे में थी, मगर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके घर में कोई है। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके बाद वह जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ गई तो उसने देखा कि इस वक्त बाहर एक बड़े बुजुर्ग खड़े थे। तभी उनको देखते ही नंदिनी को थोड़ा झुकना पड़ा। बड़े बुजुर्ग ने कहा, बच्ची, तुम आखिर कहां पर थी? उसकी बात सुनकर नंदिनी बोली, कोई ना, मैं इस वक्त बहुत गहरी ध्यान में थी। क्या बात है? उसकी बात सुनकर बड़े बुजुर्ग ने नंदिनी से बोला, बच्ची, मैंने तुम्हें पिछले एक दिन से नहीं देखा तो थोड़ा परेशान था, मगर देव से बोला भी था कि वह आकर मुझसे मिले। उसकी बात सुनकर नंदिनी बोली, क्या बात है? आपने देव को क्यों बुलाया था? उसकी बात सुनकर बुजुर्ग बोले, बच्ची, तुम जानती हो कि इस बार भी अकादमियों का टूर्नामेंट होने वाला है, इसीलिए हमें इस वक्त जाना होगा। उसकी बात सुनकर नंदिनी बोली, ठीक है, पर इससे देव का क्या लेना देना? उसकी बात सुनकर बड़े बुजुर्ग बोले, बच्ची, मैं चाहता हूं कि इस बार तुम और देव दोनों इस टूर्नामेंट में शामिल हो। उनकी बात सुनकर नंदिनी बोली, बुजुर्ग, आप जानते हैं कि मुझे ये सबसे कोई भी मतलब नहीं है और देव को भी आप इन सभी चीजों से दूर रखें तो अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर एक परेशानी के भाव आ गए। उन्होंने कहा, बच्ची, तुम समझ नहीं पा रही हो। इस बार हमें मुख्य अकादमी की तरफ से यह बोला गया है कि अगर हम इस बार इस अकादमी के टूर्नामेंट को नहीं जीते तो वे लोग हमारे ऊपर से अपना नाम ले लेंगे, जिससे हमारी अकादमी की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यह सुनकर नंदिनी बोली, बुजुर्ग, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं क्यों नहीं कर रही। उसकी बात सुनकर वे बोले, मैं जानता हूं, पर तुम ये भी भूल रही हो कि इस अकादमी के असली हेडमास्टर तुम ही हो, मैं नहीं। मैं नहीं चाहता, पर तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे हजारों स्टूडेंट्स की जान खतरे में पड़ जाए। उनकी बात सुनकर नंदिनी बोली, आप भी जानते हैं कि मास्टर ने सिर्फ इस अकादमी को मुझे सौंपा है, मगर मैं कोई अकादमी की मास्टर नहीं हूं। उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग बोले, और किसने कहा कि तुम इस अकादमी की मास्टर नहीं हो? मैंने आज इसीलिए इस बात को उजागर नहीं किया कि कोई तुम्हें परेशान न करे। यह तुम्हें पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा। उसके बाद वह बोले,
अगर तुमने इसमें भाग नहीं लिया और देव को भी नहीं लेने दिया तो मुझे इस बात को उजागर करना होगा कि तुम ही इस अकादमी की अकादमी मास्टर हो। उनकी बात सुनकर नंदिनी उन्हें घूरने लगी। तभी वह बोली, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं या मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर बड़े बुजुर्ग बोले, भले ही तुम्हें इस अकादमी की चिंता न हो, पर मुझे है, और इस अकादमी के भलाई के लिए अगर मुझे ये करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। उसकी बात सुनकर नंदिनी बोली, मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी पहचान को रिवील कर देंगे, पर इस अकादमी का कर्ज है मुझ पर, इसीलिए मैं देव को इसमें भाग लेने के लिए बोल सकती हूं और आप इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। उसकी बात सुनकर बड़े बुजुर्ग जानते थे कि वह कितनी ज्यादा जिद्दी है, इसीलिए उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया और उसके बाद वे वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नंदिनी की आंखों में एक उदासीनता थी। वह वहां से कहीं बाहर चली गई। वहीं इस स्पेस वर्ल्ड में देव सोया हुआ था कि तभी वहां पर जैस्मिन आ गई। जब उसने वहां पर नंदिनी को नहीं देखा तो वह बहुत हैरान हुई। वह सीधा देव के ऊपर गई और उसके चेहरे के पास जाकर बोली, मालिक, दीदी कहां पर है? उसकी बात पर देव की नींद खुल गई। तभी देव ने उसके हाथ को खींचा, जिससे वह उसके ऊपर गिर गई। देव ने उसको अपने सीने से चिपका लिया और उससे बोला, बच्चा, आप सो जाओ। उसकी बात सुनकर जैस्मिन भी उसके ऊपर आ गई। उसने देव के सीने पर अपने सिर को रख दिया। उसे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसने कहा, मालिक, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूं, और ऐसे ही। उसकी बात सुनकर देव ने उसके माथे पर किस करते हुए बोला, आपके मालिक हमेशा आपके साथ रहेंगे और कोई भी आपको मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। उसकी बात सुनकर वह बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसकी बात सुनकर जैस्मिन बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसके बाद वह आगे बढ़ी और देव के माथे पर उसी की तरह किस करते हुए बोली, मालिक, मैं भी आपको कभी नहीं छोड़ूंगी और बहुत ज्यादा ताकतवर बनूंगी और आपकी रक्षा करूंगी। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वह उसके सिर को सहलाते हुए बोला, हाँ बच्चा, आप यही करना, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। जैस्मिन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने कुछ सोचा और देव से बोली, मालिक, मैं भी आपसे प्यार करना चाहती हूं, क्या आप कल रात की तरह मुझे भी प्यार करोगे? जब देव ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें बाहर आ गईं। उसे अचानक से खांसी होने लगी। तभी वह बोला, बच्चा, ये बात आपको किसने बताया? उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मुझे सुबह दीदी ने बताया कि आप पूरी रात दीदी से प्यार कर रहे थे, जिसके वजह से आपकी चादर भी खून से भर गया था। मैंने भी वैसे ही आपसे वैसे ही प्यार करूंगी ताकि मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊं। उसकी बात सुनकर देव की आंखें और भी बड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि उस बेवकूफ ने इसको क्या सिखा दिया है। उसके बाद उसने कहा, देखो, अभी आप छोटी हो, थोड़ी और बड़ी हो जाओ, जिसके बाद हम दोनों प्यार करेंगे। उसकी बात पर जैस्मिन बोली, मालिक, शायद आपको नहीं मालूम, पर मैं बहुत ताकतवर हूं। आप अपनी एनर्जी को मेरे अंदर भरो, मैं आराम से आपकी शक्तियों को एब्जॉर्ब कर लूंगी, क्योंकि आपकी जैस्मिन बहुत ताकतवर है। उसके बाद वह अपने डोले देव को दिखाने लगी। देव को अब उसकी बात पर हंसी आ रही थी, मगर वह जानता था कि अगर उसने हंस दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद उसे जैस्मिन का गुस्सा बर्दाश्त करना होगा। उसके बाद उसने कुछ सोचा और जैस्मिन से पूछा, बच्चा, आप ये बताओ कि आखिर आपके दीदी ने क्या बताया था? उसकी बात सुनकर वह बोली, मालिक, आपने दीदी से प्यार किया, जिससे वह आपकी शक्ति को संभाल नहीं पाई और उनके शरीर से खून आने लगा, लेकिन बाद में वे ठीक हो गईं और उनकी शक्तियां बढ़ गईं। देव को यह जानकर राहत मिली। उसके बाद वह बोला, देखिए, सबकी शक्तियों को बढ़ाने का रास्ता अलग होता है। आपकी शक्तियां ऐसे नहीं बढ़ेंगी। आप ये लो और खा लो, इससे आपकी शक्तियां बढ़ेंगी। उसके बाद उसने सफेद गांधार के फल को निकालकर उसे दे दिया। उस फल को देखकर जैस्मिन बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसके बाद वह बोली, मालिक, आप बहुत अच्छे हैं। उसके बाद उसने इस फल को एक बार में ही खा लिया। देव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसका शरीर किस चीज का बना है, क्योंकि उसके पास डिवाइन बॉडी होने के बाद भी वह उस फल के एक भी टुकड़े को नहीं खा सकता था। पर जैस्मिन तो उसे ऐसे खाती थी जैसे कि उससे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता हो। उसने बहुत कोशिश की दूसरी चीजों से उसकी शक्तियों को बढ़ाने की, मगर इससे कोई असर नहीं हुआ। मगर उसे इस बात की हैरानी थी
कि सिर्फ सफेद गांधार का फल ही उसे सूट कर पाता था। जैसे ही जैस्मिन ने उस फल को खाया, अचानक से उसकी शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। उसके बाद जैस्मिन देव के ऊपर ही बेहोश हो गई। देव ने अपनी आंखों को बंद किया। उसके बाद वह उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। उसने जैस्मिन की सभी चीजों को अपने कमरे में ही शिफ्ट कर दिया था, इसीलिए उसने जैस्मिन को अपने बेड पर सुला दिया। फिर उसने अपने लिए कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। जब वह वॉशरूम से बाहर आया तो उसे इस बात से बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसने देखा कि इस वक्त लूसी भी जैस्मिन के करीब सोई हुई थी और उसके शरीर से भी सफेद रोशनी निकल रही थी। देव ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपने आप को संभाला और उस जगह से गायब हो गया। वह जानता था कि अब जैस्मिन में थोड़ी वक्त लगने वाला था। तभी देव बाहर आया तो उसने देखा कि पूरे साम्राज्य में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इस वक्त गोल्डन ड्रैगन भी नहीं था कि वह उनसे कुछ पूछता, और सबसे ज्यादा तो वह इस बात से हैरान था कि वह बुजुर्ग उसे कई दिनों से नहीं दिखे थे। यह उसके लिए हैरानी की बात थी, पर उसने कुछ ज्यादा नहीं सोचा और बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि इस वक्त वहां पर नंदिनी नहीं थी। वह समझ नहीं पाया कि आखिर वह कहां पर जा सकती है, पर उसने कुछ भी नहीं बोला और सीधा बुजुर्ग के घर चला गया। जैसे ही वह वहां पर गया, उसे नहीं मालूम था कि उसकी वजह से एक अलग ही हलचल मचा हुआ है। उसने अपने आप को संभाला और वहां बाहर आ गया, मगर इस वक्त वह परेशान महसूस कर रहा था, इसीलिए उसने अरीना में जाने की सोचा। अरीना से उसे याद आया कि बड़े बुजुर्ग ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। उसके बाद देव सीधा बुजुर्ग के घर की ओर चला गया। जब देव वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि इस वक्त बड़े बुजुर्ग चाय पी रहे थे। उसे देखते ही बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा, बच्चे आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने अभिवादन किया और बोला, क्या बात है बुजुर्ग, आप मुझसे क्या बोलना चाहते हैं? उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग बोले, बच्चे, बात यह है कि मैंने तुम्हें बताया था कि अकादमियों की लड़ाइयां होने वाली है। उसकी बात सुनकर देव ने हां में सिर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, हां बुजुर्ग, मुझे यह अच्छे से याद है। उसकी बात सुनकर बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोले, बच्चे, बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आगे से तुम इस बात को चलाने के लिए नंदिनी को भी मना लो। उसकी बात सुनकर देव को थोड़ी हैरानी हुई। उसके बाद वह बोला, पर यह कैसे हो सकता है? आप जानते हैं ना कि भले ही वह मुझसे प्यार करती है, जहां तक मैं उसे जानता हूं वह खुद चली जाए, यही बहुत ज्यादा है। उसको लाने की बात आप छोड़ दें। बड़े बुजुर्ग उसकी बात को अच्छे से जानते थे, पर वह चाहते थे कि एक बार देव नंदिनी से अपनी तरफ से बात करे। देव उनकी बात को समझ सकता था, पर वह इस बात को अच्छे से जानता था कि नंदिनी ने अगर कोई फैसला कर लिया है तो कोई भी बदल नहीं सकता था। देव समझ सकता था कि जरूर कोई बात है जो नंदिनी को नहीं लड़ने दे रही, और देव भी उसके लिए प्रॉब्लम नहीं करना चाहता था। उसके बाद वह बोला, देखिए बड़े बुजुर्ग, जहां तक मेरी बात है मैं चलने को तैयार हूं, पर मैं नंदिनी को इसमें शामिल होने के लिए नहीं कहूंगा जब तक कि वह नहीं चाहती। एक बात है, शायद आपको बुरी लगे, पर मैं आपसे पहले ही इसके लिए माफी मांगता हूं। उसके बाद वह बोला, जब तक मैं हूं ऐसा कोई भी नहीं है जो नंदिनी से ऐसा कोई भी काम करा सकता हो जो उसे पसंद नहीं है, और मैं ऐसा किसी को करने नहीं दूंगा, भले वजह कोई भी हो। उसकी बात सुनकर बड़े बुजुर्ग समझ गए कि दोनों एक दूसरे के लिए पागल हैं, इसीलिए इनसे बात करने से कोई भी फायदा नहीं है। इसीलिए वे बोले, कोई बात नहीं बच्चे, तुम जैसा चाहो। उसके बाद वे बोले, ठीक है, तुम्हें परसों होने वाले अकादमी टूर्नामेंट में भाग लेना होगा। उसकी बात पर देव ने हां में सिर हिला दिया। उसके बाद बड़े बुजुर्ग बोले, बच्चे, मैंने सुना कि तुमने कोटवा गांव के मिशन को लिया था। उनकी बात पर देव ने हां में सिर हिला दिया। उसकी हां सुनकर बड़े बुजुर्ग बहुत हैरान हुए। उसके बाद उन्होंने उससे पूछा, तो फिर? उनकी बात सुनकर देव बोला, बुजुर्ग, सब सही हो गया है। उम्मीद है अब आपके सभी सवालों का जवाब मिल चुका है, इसीलिए अब मुझे चलना चाहिए। उसके बाद उसने एक जम्हाई ली और वहां से बाहर जाने लगा। तभी उसके कानों में बड़े बुजुर्ग की आवाज पड़ी, पर बच्चे, ये नामुमकिन है। बड़े बड़े योद्धा भी इस काम को नहीं कर पाए।
तुम कैसे कर सकते हो? उनकी बात सुनकर देव बोला, बुजुर्ग, आप शायद ये भूल रहे हैं कि उन बड़े योद्धाओं में देव राठौड़ नहीं आता। उसके बाद वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बड़े बुजुर्ग भी सोच में पड़ गए। उसके जाने के बाद निशा, जो देव से कुछ ही दूरी पर थी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिस दिन इस लड़के को अपने परिवार की सत्ता मिल जाएगी तो यह क्या करेगा। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला और वह बड़े बुजुर्ग के कमरे में आ गई। उसको देखते ही बड़े बुजुर्ग खड़े हो गए। उसके आते ही उनकी बात सुनकर निशा बोली, क्या मैं नहीं आ सकती? उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग ने हां में सिर हिला दिया। फिर बोले, बच्ची, तुम अच्छे से जानती हो कि इस वक्त मेरे ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है। उसकी बात पर वे बोले, हां, सच बोला। कोई बात नहीं, आप जरूर इस काम को करोगे। मुझे उम्मीद है कि इस बार आपकी अकादमी से कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं जो इस अकादमी की लाज बचा सकते हैं। बड़े बुजुर्ग के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर निशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोली, मैंने आपके बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो अपनी शक्तियों को छिपा कर रखे हुए हैं। मैं सोच सकती हूं कि इस बार यह अकादमी अच्छी काम करने वाली है। उसके बाद आपके पास 3 मजबूत योद्धा तो सामने ही हैं। उसकी बात को बड़े बुजुर्ग समझ नहीं पाए। उन्होंने उससे कहा, आखिर तुम किसकी बात कर रही हो? यह सुनकर निशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, देव, रोहित और नंदिनी की छोटी बहन नीलम। उसकी बात सुनकर बड़े बुजुर्ग थोड़े सोच में पड़ गए, मगर वे जानते थे कि यह सब इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि वह उसे हैंडल करना भी मुश्किल था, क्योंकि नीलम सिर्फ नंदिनी की वजह से यहां पर थी। तभी उन्होंने कहा, शायद तुम नहीं जानती, पर नीलम शर्मा परिवार के लीडर की असली बेटी है, इसीलिए यहां नामुमकिन है। निशा बोली, आप बात करके तो देखो, उसके बाद कहना कि वह लड़ना चाहती है या नहीं। आप भी जानते हैं कि वह कितनी ज्यादा लड़ने में इच्छुक है, और यही है जो उसे लड़ाएगा। उसकी बात सुनकर बड़े बुजुर्ग पहले हैरान हुए। उसके बाद वे बोले, ये सब तो ठीक है, पर तुमने अभी रोहित के बारे में बोला, क्या तुम उसके बारे में